नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। हम लोग पिछली कुछ वीडियोस से मौर्य काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें कुछ विभिन्न पक्षों को अभी तक हम लोगों ने देखा है, जैसे मौर्य काल क्यों अपने आप में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल कहलाता है। उसके बाद हमने चर्चा करी थी कि मौर्य काल के प्रथम शासक या संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल किस प्रकार का रहा था। उसके बाद हमने एक छोटे टॉपिक में अशोक के अभिलेखों के बारे में चर्चा करी थी कि उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए नई कड़ी के रूप में बिंदुसार नामक शासक के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि मौर्य काल के अन्य शासकों से बिंदुसार की तुलना की जाए तो बहुत ज़्यादा उपलब्धियां बिंदुसार के शासनकाल में नहीं रही है, लेकिन क्योंकि एक कड़ी के रूप में बिंदुसार का महत्व है और कभी कभी इससे कुछ संक्षिप्त प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए और अध्ययन की निरंतरता बनी रहे उस दृष्टि से आज हम बिंदुसार का अध्ययन करेंगे। बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व का माना जाता है, यानी लगभग 27 साल का बिंदुसार ने 27 वर्ष तक मौर्य साम्राज्य के शासक के रूप में शासन किया था। बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। ग्रीक लेखकों या यूनानी लेखकों ने बिंदुसार के लिए अमित्रघात नाम दिया है। उनके अनुसार अमित्रघात नाम का व्यक्ति बिंदुसार है। तिब्बती लामा तारानाथ ने यह बताया है कि चाणक्य, जिसकी सहायता से धननंद को पराजित करके नंद वंश की समाप्ति करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, वही चाणक्य बिंदुसार के समय में भी मंत्री पद पर आसीन रहा था, यानी बिंदुसार का मंत्री भी चाणक्य ही था आरंभिक वर्षों में। चाणक्य ने यह बताया है कि बिंदुसार के समय में कुछ विद्रोह हुए थे, जिसमें प्रमुख विद्रोह खस्या और नेपाल के लोगों ने किया था और राजकुमार अशोक ने इन प्रदेशों को पुनः जीत लिया था। दिव्यावदान, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, उसके अनुसार उत्तराखंड की राजधानी तक्षशिला में भी बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए। एक को युवराज या राजकुमार अशोक ने और दूसरे को सुसीम ने दबाया था, यानी इन दोनों ही राजकुमारों ने जो राजधानी तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए उनका दमन किया था। साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा उपलब्धियां बिंदुसार की नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ सामान्य उपलब्धियां उसकी रही हैं। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि चाणक्य, जो कि प्रारंभिक समय में बिंदुसार का मंत्री है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के उपरांत 2 व्यक्तियों को महामंत्री बनाया जाता है, जिनके नाम हैं खल्लाटक और राधागुप्त। ये हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
हमें ध्यान रखना है कि चाणक्य की मृत्यु के पश्चात बिंदुसार के शासन में किन व्यक्तियों को महामंत्री बनाया गया था। तो हमें ध्यान रखना है खल्लाटक और राधागुप्त 2 व्यक्ति थे। तिब्बती लामा ने बिंदुसार के बारे में बताया है कि बिंदुसार ने सुदूर दक्षिण के प्रदेशों में भी अपनी विजय पताका फैलाई थी, यानी सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों में भी इसने विजय हासिल की थी। स्ट्रैबो के अनुसार सेल्यूकस का जो उत्तराधिकारी है एंटियोकस प्रथम, उसने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि सेल्यूकस का उत्तराधिकारी कौन था जिसने बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनाकर डायमेकस को भेजा था, या सेल्यूकस ने किसे राजदूत बना करके बिंदुसार के दरबार में भेजा है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। विदेशों से संबंध के रूप में बात की जाए तो प्लिनी नामक इतिहासकार के अनुसार टॉलमी द्वितीय फिलोडेल्फस, जो कि मिस्र का शासक था, समानांतर शासन कर रहा था, ने डायोनिसस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत नियुक्त किया था। यहाँ देखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। इससे पहले हमने बात की है डायमेकस के बारे में, जिसे सेल्यूकस के बाद के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने भेजा है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं डायोनिसस के बारे में, जिसे टॉलमी द्वितीय फिलोडेल्फस, जो कि मिस्र का शासक है, ने बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा है। एथेनिसस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम, जो कि सीरिया का शासक है, से एक दार्शनिक तथा मीठा मदिरा भेजने के लिए मांग की थी या निवेदन किया था। बिंदुसार के शासनकाल के बारे में इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है। अलग अलग मत बिंदुसार के शासनकाल के बारे में निकल कर के आते हैं, विवाद है, विद्वानों के में मतों में अंतर है। जैसे पुराण में जो लिखा गया है उसके अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्ष मौर्य काल के शासक के रूप में शासन किया था, जबकि बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंदुसार ने 27 वर्ष तक राज्य किया था। यानी यहाँ आप देखेंगे पुराण जहाँ पर ये कह रहे हैं कि बिंदुसार का शासन का जो काल है वो 24 वर्ष रहा है, शासन का जो समय है वो 24 वर्ष रहा है, वहीं महावंश के अनुसार बिंदुसार का समय 27 वर्ष का है। तो यहाँ 3 वर्ष का अंतर हमें नज़र आ रहा है। इतिहासकार और विद्वान डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व निर्धारित की है। यानी यदि 272 ईसा पूर्व निर्धारित की है और उसके अनुसार ये माना जाए कि अपनी मृत्यु तक वह राजा के रूप में राज्य कर रहा था, तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि महावंश में जो 27 वर्ष का समय लिखा गया है वो ज़्यादा उपयुक्त लगता है। तो डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी भी इस मत के समर्थक हैं कि बिंदुसार ने लगभग 27 वर्ष तक मौर्य काल के शासक के रूप में शासन किया था। जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है 272 ईसा पूर्व, जो कि राधा कुमुद मुखर्जी ने मृत्यु का साल निर्धारित किया है, उसके बाद जो नया शासक बनता है उसका नाम है अशोक, जिसे इतिहास में अशोक महान के रूप में भी जाना जाता है। यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था और 268 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। यहाँ पर ये बताने का तात्पर्य यह है कि 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो रही है और 268 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठ रहा है।
तो ये 4 साल का जो समय है वो ऐसा लगता है कि संघर्ष का समय है। यानी बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक आसानी से गद्दी पर नहीं बैठा है, उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ है 4 साल का, इसलिए यहाँ पर फर्क नज़र आता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेंगे, अशोक या अशोक महान की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। उसमें ये बात विस्तार से हम इसका अध्ययन करेंगे कि वो 4 वर्ष के शासनकाल का जो अंतर आ रहा है बिंदुसार की मृत्यु और अशोक के राज्यारोहण के मध्य में, वो क्यों आ रहा है, उसके बीच का घटनाक्रम क्या रहा है। इसको हम आगे अगला चैप्टर जो अशोक महान के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत सारे प्रश्न उसमें से बनते हैं, उसमें हम इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।